Hello students, it's Roma ma'am here. Now today we have to study geography chapter number 1 part 3. So open your books on page number 5. So now you have to open page number 5 and our topic is land utilization on the right side. In this topic we have to see 5 points. Land utilization का सिंपल मतलब होता है लैंड जो रिसोर्स है उसे हम कैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या उसका कहना चाहिए कि किन यूजेस में किन चीज़ों में वो काम आ रही है, उनके पर्पस क्या है लैंड का इंडिया में. तो फर्स्ट यू कैन सी ओवर हियर इज़ फॉरेस्ट. ये टोटल 5 है. पहला है फॉरेस्ट यानी जंगल. हमारे इंडिया में जंगल है ज़मीन पे, जो लैंड रिसोर्स है उस पर पहला यूटिलाइजेशन ये है. सेकेंड यूटिलाइजेशन है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन. वो लैंड जो कल्टिवेशन में नहीं है. उस कौन कौन सी लैंड होती है ऐसे? बैरन लैंड जिसको कि हम कहते हैं बंजर ज़मीन, और जो दूसरी है वो है हमारी वेस्ट लैंड जो फालतू पड़ी है ज़मीन. इसी में बी पार्ट है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस लाइक बिल्डिंग, रोड्स एंड फैक्ट्रीज. ये नाम याद रखना है आपको. बेसिकली लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें. ठीक है, ये आता है आपके लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन यूज में. देन थर्ड वन इज योर अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड. फैलो लैंड का मतलब होता है, फैलो लैंड वो ज़मीन को कहते हैं जो किसान लोग थोड़े दिन के लिए ज़मीन को न्यूट्रिएंट्स रिकवर करने के लिए थोड़े दिन वो छोड़ देते हैं. कई बार 1 साल छोड़ते हैं, कई बार थोड़े दिन ज़्यादा छोड़ देते हैं. तो 1 साल वाली कैटेगरी है वो इसमें आ जाती है मोस्टली फैलो लैंड में. तो ऐसी फैलो लैंड जो किसानों ने छोड़ रखी है उसके अलावा कोई ज़मीन जो कल्टिवेशन के काम में नहीं आ रही है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड. इसमें फर्स्ट है परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड. हम जानते हैं जहाँ पे पास्चर उगा हुआ होता है, कुछ भी चीज़ सूखी आई मीन घास वगैरह उगी होती है, जहाँ ग्रेजिंग ज़्यादा होती है, ऐसी ज़मीन. सेकेंड पॉइंट है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, ग्रोव्स एंड ग्रोव्स होना चाहिए इसमें. वैसे वो ज़मीन जो कि नेट सोन एरिया में नहीं आती है, एग्रीकल्चर के नेट सोन एरिया में नहीं आती, लेकिन फिर भी वहाँ पे ट्रीज़ वगैरह ये सब चीज़ें उगी हुई होती हैं, उसे हम कहते हैं लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप्स. सी पॉइंट इज़ योर कल्चरेबल वेस्ट लैंड, यानी कि जो कल्टीवेशन जैसी ही ज़मीन होती है, लेकिन इसमें दे रखा है देखो आगे, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स. वो वेस्ट लैंड जो कि 5 साल से ज़्यादा अनकल्टिवेटेड है, यानी कि 5 साल से वहाँ पे कोई फसल नहीं उगाई गई है, वो लैंड होती है ये वाली. तो ये जो तीनों आपने पढ़ी हैं, परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ये तीनों आपके आते हैं अदर अनकल्टिवेटेड लैंड के एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड. फैलो लैंड यानी जो कि 1 साल से कम टाइम के लिए एग्रीकल्चरिस्ट फ्री छोड़ते हैं. उसके अलावा कोई ज़मीन जो फ्री होती है वो इन तीनों चीज़ों के काम आती है. देन फोर्थ पॉइंट इज़ योर फैलो लैंड. फैलो लैंड में भी कैटेगरीज हैं. करंट फैलो लैंड, फैलो इसका मतलब है लेफ्ट, वो ज़मीन लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, जिसे 1 साल या 1 साल से कम के वक्त के हिसाब से फ्री छोड़ा हुआ है ताकि ज़मीन अपने आप को रीगेन कर ले न्यूट्रिएंट्स को. वो लैंड उसे कहते हैं हम करंट फैलो लैंड, जो 1 साल या उससे कम के टाइम में फ्री रहती है. अदर देन करंट फैलो लैंड, वो ज़मीन जो 1 से 5 साल तक फ्री पड़ी होती है जहाँ कोई एग्रीकल्चर नहीं हुआ होता. देन फिफ्थ पॉइंट इज़ नेट सोन एरिया. ये भी हमने ऊपर पढ़ा था, नेट सोन एरिया के अलावा वाली ज़मीन जहाँ एग्रीकल्चर का कुछ होता है. एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज़ नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. इसका तो सिंपल सा मीनिंग है, एग्रीकल्चर का जो 1 साल होता है उसमें जितनी भी एरिया पे फसल उगाई जाती है उसको हम कहते हैं नेट सोन एरिया. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया. ठीक है, इसका पैटर्न क्या है, लैंड यूज़ का पैटर्न क्या है, मतलब कितने % इनमें से कौन सी वाली ज़मीन है, फॉरेस्ट कौन से टाइप का कितना % है, फैलो लैंड कितना % है, ये जो चीज़ें हैं. अब इसमें बताया है लैंड पैराग्राफ अगर आप देखते हो पेज नंबर 5 पे, द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय बोथ by physical factors such as topography, climate, soil type, as well as human factors such as population density, technological capacity and cultural and tradition etc.
लैंड यूज़ का जो पैटर्न है, किसी जगह पे फॉरेस्ट ज़्यादा है या किसी जगह पे वेस्ट लैंड ज़्यादा है या किसी भी जगह पे करंट फैलो लैंड ज़्यादा है, इसके पीछे कई रीजंस होते हैं, जैसे कि कई फैक्टर्स होते हैं, हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ क्लाइमेट कैसा है। अगर क्लाइमेट अच्छा नहीं होगा तो बैरन लैंड होगी, हमें पता है। ऐसे ही सॉइल टाइप क्या है, सॉइल टाइप थोड़ा डिफरेंट होता है तो न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं तो उसको ज़्यादा दिन तक हमें फैलो लैंड बना के रखना पड़ता है बार बार। ऐसे ही ह्यूमन फैक्टर डिपेंड करता है, पॉपुलेशन डिपेंड करता है कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो बार बार यूज़ होगी ज़मीन। टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी क्या है एरिया की, कल्चर और ट्रेडिशंस क्या है वहाँ के, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है इंडिया का लैंड यूज़ पैटर्न। अब लैंड यूज़ पैटर्न क्या है, ये आपका पेज नंबर 6 पे है। ओके, इसमें सबसे पहले नीचे जो पैराग्राफ दिया है उसमें ये बताया है कि इंडिया का जो जोग्राफिकल एरिया है दैट इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, इस 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का 93%, इस 3.28 का 93% लैंड यूज़ होता है, या कह सकते हैं हमको जोग्राफिकल एरिया उसका पता है कि ये इतना किस तरह से यूज़ हो रहा है। बाकी जो 7% है बची हुई ज़मीन, उसका लैंड यूज़ हमें नहीं पता, क्योंकि वो आसाम के नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ की स्टेट्स में थोड़ा सा ऐसा है, रिमोट एरिया जहाँ तक अभी पहुँचा नहीं जा सकता या नहीं पहुँच सकते। और सेकेंडली है जम्मू एंड कश्मीर का एरिया जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करा हुआ है और कुछ चाइना ने ऑक्यूपाई करा हुआ है। ये एरियाज़ अभी हमारे टच में नहीं हैं, इस वजह से हम सिर्फ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो जोग्राफिकल एरिया है उसका 93% के बारे में हम पूरा लैंड यूज़ का रिपोर्टिंग हमारे पास होती है। अब आप ऊपर जो देखते हैं 2 पाई चार्ट, ये 1960-61 और 2014-15 का कंपैरिजन है। अब इसमें आप देखो, सबसे पहले जो नीचे इंडेक्स दिया हुआ है उसमें फॉरेस्ट ब्लू कलर, तो अगर हम 60-61 में देखें तो 18% जो एरिया था, लगभग 18.11% वो था हमारा फॉरेस्ट एरिया, लेकिन 2014 में सेकंड साइड पे वो 23% हो गया। एक्चुअली ये 23% इसीलिए हुआ है क्योंकि जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी उसमें उन्होंने ये लिखा था या ये फैसला लिया था कि हमें 33% तो फॉरेस्ट लैंड रखनी ही है इंडिया में। तो इतने सालों में हम वो वहाँ तक पहुँचे। उसका ईयर 1952 में ये डिसीजन हुआ था 33% रखने का, तो ये हम इतना सा कवर कर पाएँ, अभी भी हम काफ़ी पीछे हैं। सेकेंड एरिया अगर आप नीचे देखते हो इंडेक्स में तो बैरन लैंड का है। बैरन लैंड पहले 18.11 थी, अब वो 15.5 हो गई। मतलब हम कह सकते हैं कि अब हम एग्रीकल्चरली और टेक्नोलॉजिकली थोड़े से डेवलप हो गए हैं, थोड़े क्या काफ़ी डेवलप हो गए। इसके बाद है जो आपका लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन एरिया है वो है एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में 4.95 था, अब हो गया है वो 8.7%। ठीक है, इसके बाद आता है आपका पर्पल एरिया, पास्चर लैंड और ग्रेजिंग लैंड। पहले 4.7 था, अब वो 3.3, ये थोड़ा सा अब कम हो गया है। ये थोड़ा कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती हैं ये सारी बातें, जैसे कि परमानेंट इसमें दिया हुआ है कि कई बार ऐसा होता है कि वो ज़मीन हमने रेजिडेंशियल यूज़ में रख ली, गवर्नमेंट ने उसको किसी तरह से कहीं और यूज़ करवा दिया, इस तरह से ये पास्चर लैंड। और उसके अलावा पास्चर लैंड ख़त्म हो जाती है इसके कई और रीज़न से, पर हम उतने डेप्थ में अभी नहीं जाएंगे। देन नेक्स्ट ब्लू एरिया इज़ एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप। तो पहले 1.5 था ये एरिया और बाद में इट बिकेम 1%, आई थिंक, है ना, हाँ बिल्कुल। इसके बाद में कल्चरेबल एरिया जो वेस्ट लैंड का था वो था 6.23%, बाद में हो गया ये 4%। ये दोनों को कंपैरिजन करना है। नेट सोन एरिया देख लो मेनली, पहले 46.26% था जो लाइट ग्रीन का एरिया दिया हुआ है, अब वो 45 से 45.5 हो गया है, थोड़ा सा ये कम हो गया है पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, नाउ ये जो पेज नंबर 6 है इसकी रीडिंग एक बार आप लोग खुद कर लेना, कुछ डाउट लगता है तो मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट पेज है आपका पेज नंबर 7। इस पे आपके पुराना वाला जो पैराग्राफ चल रहा था उसको मैं रीड कर देती हूँ एक बार 4-6 पेज से। फॉरेस्ट एरिया इन कंट्री इज़ फार लोअर देन डिजायर्ड 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया एज इट वॉज आउटलाइंड इन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। इट वॉज कंसिडर्ड असेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, द लाइवलीहुड ऑफ मिलियन ऑफ पीपल who are on the fringe of these forests depends upon it. A part of land is termed as wasteland. ये important है, सुन लो। Wasteland and land put to other non-agricultural uses. Wasteland includes rocky, arid,
and desert area, and land put to other non-agricultural uses include settlements, roads, railways, industries. ठीक है, अभी हमने पहले पढ़ा था ना अंडर अदर यूजेस, वो ये था. Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measure to conserve and manage it has resulted in land degradation. अब देखो, कंटिन्यूस यूज जब हम करते हैं लैंड का तो लैंड डिग्रेड हो जाती है. डिग्रेड का मतलब सीधा सीधा होता है डिग्रेड, उसका ग्रेड गिर जाता है, यानी कि उसकी क्वालिटी ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है. अगला टॉपिक पेज नंबर 7 पे यही है हमारा लैंड डिग्रेडेशन. ओके, पेज नंबर 7 न्यू टॉपिक इज़ लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेथड्स या मेजर्स. ठीक है, इसमें ये बताया है फर्स्ट पैराग्राफ में कि इंसान की जो भी नीड्स हैं, बेसिक नीड्स, उसमें से 95% जो नीड्स हैं लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, वो हम लैंड से पूरी करते हैं, ज़मीन से ही हमारी पूरी हो जाती हैं. और लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो गया है. जैसे कि अभी आ जाएगी इसमें सेकंड पैराग्राफ में, देखो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं वो ह्यूमन की जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हुआ है. फर्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग. ये जो चीज़ें हैं, ये एक्टिविटीज़ ह्यूमन की लैंड को डिग्रेड कर रही हैं, यानी कि उसका स्टैंडर्ड गिरा रही है, उसकी क्वालिटी ख़त्म करती जा रही है. और देखिए इसमें एग्जाम्पल भी दिया है कि कहाँ कहाँ कौन से एरिया में कौन सी एक्टिविटीज़ नुकसान दे रही है. एमपी, छत्तीसगढ़ वगैरह, मध्य प्रदेश में इन्होंने बताया है कि ओवर माइनिंग की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है. थर्ड पैराग्राफ में आप पढ़ोगे तो देखोगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में ओवर ग्रेजिंग की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है. हरियाणा, पंजाब वगैरह में जो हो रहा है वो ओवर इरिगेशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, क्योंकि पानी जम जाता है और ज़मीन की क्वालिटीज़ आगे खिसकती जाती है, उसकी मतलब कहना चाहिए मिनरल्स जो होते हैं ना वो ख़त्म होते जाते हैं. और अगर हम देखें तो जितना भी जो ये मिनरल प्रोसेसिंग्स वगैरह होती हैं उसमें ग्राइंडिंग जैसे पर्टिकुलरली मेंशन करा है इन्होंने. लाइमस्टोन की जो ग्राइंडिंग होती है सीमेंट इंडस्ट्री में काम आने के लिए, वो कुछ तरह का ऐसा डस्ट एटमॉस्फेयर में छोड़ती हैं कि जब वो डस्ट ज़मीन पे आके गिरती है तो वो ज़मीन के अंदर की इनफिल्ट्रेशन वाली जो क्वालिटी होती है, यानी कि कहना चाहिए जो ज़मीन में पानी अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाता है ना, वो क्वालिटी उसकी ख़त्म कर देती है. तो हमारे जो मतलब उसकी एक तो ज़मीन की क्वालिटी यूँ ही ख़त्म हो गई. सबसे पहले तो वो एटमॉस्फेयर का जो डस्ट था वो नीचे आगे गिर गया, जो डस्ट लाइमस्टोन से आया था, ये वजह है एक तो. और इंडस्ट्रीज़ के जो इन्फ्लुएंस होते हैं वो भी ज़मीन पे आते हैं नॉर्मली, तो वो जो वेस्ट लैंड होती है वो बैरन लैंड में चेंज हो जाती है. बट नॉर्मली भी जो भी एग्रीकल्चरल लैंड भी होती है वो भी इंडस्ट्री के एफ्लुएंट्स की वजह से, इंडस्ट्री के वेस्ट मटेरियल की वजह से, आप खुद भी जानते हो पानी में भी जाता है वो गंदगी, और जो उनके केमिकल वेस्टेज होते हैं ज़मीन पे भी आते हैं अगर वो लोग प्रॉपर डंपिंग नहीं रखते. तो इस वजह से भी लैंड का डिग्रेडेशन होता जा रहा है. अब इसका नेक्स्ट साइड पे आप देखोगे अगर पेज नंबर 7 के सेकंड साइड पे, तो वहाँ उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस दी हैं. लैंड डिग्रेडेशन को हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं. पहला पॉइंट होता है सिंपल अफॉरेस्टेशन, जो हम पढ़ते आए हैं. नॉर्मल जो सेकंड पॉइंट है इसके अंदर वो है प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट्स. शेल्टर बेल्ट्स का मतलब होता है एक तरह का ऐसे प्लांट्स को, ट्रीज़ को उगाओ कि जो छोटे वाले जो प्लांट्स होते हैं वो उसके सपोर्ट में जी सकें अच्छी तरह से. और दूसरा थर्ड पॉइंट है कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस. ठीक है, ये कुछ मेथड्स हैं जो कि आप डेजर्ट में यूज़ कर सकते हैं. इसके बाद दिया है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. इसके बाद है माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट एंड वेस्टेज, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है. ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तो हम लोग जो लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम है, ज़मीन की क्वालिटी ख़त्म होने की प्रॉब्लम है, उसको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं. सो आज के लिए ये इतना ही काफ़ी रहेगा. कल हम लोग पेज नंबर 7 का नया टॉपिक सॉइल एज रिसोर्स एंड टाइप्स ऑफ और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स हम देखेंगे विद मैप. तो कल एक एक्स्ट्रा मैप भी आप लोग लेके बैठना, और कल हम लोग यहाँ तक करेंगे. अभी ये जो क्वेश्चंस, ये जो चीज़ें मैंने पढ़ाई है इससे रिलेटेड क्वेश्चन